हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा, पार्ट नंबर 12 का। ठीक है, अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप सारी ही पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो जो भी हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द UNAIDS 2024 ग्लोबल एड्स अपडेट टाइटल द अर्जेंसी ऑफ नाउ AIDS at a crossroads, dash million people across the globe are living with the HIV at the end of 2023. So 2023 के एंड तक कितने लोग जो हैं देवर लिविंग विद द HIV, तो ये आपके हैं 39.9 मिलियन पीपल्स, या इसे आप नियरली 40 मिलियन भी बोल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में 40 मिलियन आया अगर तो ये भी सही होगा आंसर आपका। ठीक है, अब इसके रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे अप्रोक्सीमेटली 30.7 मिलियन पीपल जो हैं दे वर लिविंग विद द HIV रिसीविंग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, ऐसे लोग जो थेरेपी जो है वो रिसीव कर रहे हैं ये लगभग आपके 30.7 मिलियन पीपल हैं। वेरेस कुछ ऐसे हैं जो इस ट्रीटमेंट को नहीं ले रहे हैं, जैसे 9.3 मिलियन पीपल्स लिविंग विद द HIV विदाउट ट्रीटमेंट इन 2023। एंड द ग्लोबल ट्रीटमेंट कवरेज जो आपकी है 2023 की, ये आपकी है 77%। ठीक है, नाउ 2023 में नए HIV इन्फेक्शन या आप बोल सकते हो नए HIV केसेस जो हैं वो कितना आपके बढ़े हैं, इट इज नियरली 1.3 मिलियन, सरपासिंग द टारगेट ऑफ 3,70,000 बाय 2025। और इसमें से विमेन एंड गर्ल्स जो हैं दे वर अकाउंटेड फॉर अ 44% फाइन इन 2023। वेयरएज इस रिपोर्ट के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 1.3 मिलियन पीपल जो हैं दे एक्वायर्ड HIV इन 2023। एंड ये अगर हम बात करें जो ये आपकी डेटा है ये लगभग ओवर 3 टाइम्स है मोर देन द टारगेट ऑफ 3,70,000 और फ्यूअर न्यू इन्फेक्शंस इन 2025। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंट्रीज जो हैं अगर वो मीट करती हैं 2025 का जो टारगेट है ग्लोबल टारगेट, इन दैट केस some 29 million peoples will be living with the HIV globally in a 2050। ये यहाँ पे मेंशन किया गया था। ठीक है, अगर टारगेट 2025 का अचीव हो जाता है तो लगभग आपके 29 मिलियन पीपल्स रहेंगे जो HIV जिनको होगा। ठीक है, 2050 तक। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपका जो नए HIV के जो केसेस हैं वो आपके कम हुए हैं। 39% ग्लोबल रिडक्शन यहाँ पे जो है देखने को मिला है हमें। इसके बावजूद, ठीक है, कब से कंपेयर करा जा रहा है, 2010 से। इसके बावजूद कुछ कंट्रीज या कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया एंड लैटिन अमेरिका। ठीक है, ये एरियाज में जो नए केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। फाइन, UNAIDS की बात करें तो इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे 1996 में। ठीक है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं विनी ब्यानियमा एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। Now next is, recently in July, the World Meteorological Organization has collaborated with which organization to enhance early warning for agriculture sector? तो आपका जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए, एनहांस करने के लिए अर्ली वार्निंग फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। या आप कह सकते हो बहुत सारी कंट्रीज में यहाँ पे अर्ली वार्निंग फॉर ऑल जो है इस इनिशिएटिव को लाने के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है। ठीक है, नाउ अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव क्या है, इसका मेन एम है एंश्योर करना यूनिवर्सल प्रोटेक्शन फ्रॉम द हैजार्डस वेदर, water and climate events through the life-saving early warning system by the end of 2027। ठीक है, now जो ये आपका इनिशिएटिव है इट इज सुपरहेडेड बाय द WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन and the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, that is UNDRR, with the support from International Telecommunication Union and International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, that is IFRC। Now अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे FAO की, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग यू, इसका हेडक्वार्टर है आपका रोमेटली में और 1945 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। वेरस WMO की बात करें तो इसे 1950 में स्टैब्लिश किया गया था एंड सेक्रेटरी जनरल इसके करंटली है सेलेस्टी सोलो
मेंबर इसके टोटल है 193 मेंबर्स एंड हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन अ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। अभी जो आपका रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें इंडिया के जो रैंक है वो है 82 रैंक। ठीक है, अर्लियर जो आपका जनवरी मंथ में रिलीज हुआ था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक थी आपकी 80 एंड दैट टाइम 62 कंट्रीज जो थी उसमें वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया गया था। वेरस अभी 82 रैंक है इंडिया की, और इंडिया यहाँ पे 58 कंट्रीज को वीज़ा फ्री जो है अराइवल या एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इंडिया की रैंक है 82 इंडिया के साथ साथ जो आपका तजिकिस्तान है और स्नीगल है, ये भी आपके सेम रैंक पे थे विद 58 कंट्रीज वीज़ा फ्री कंट्रीज। ठीक है, देन बॉटम अगर हम बात करें बॉटम 3 कंट्रीज की, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाता है अफगानिस्तान, सीरिया और इराक का। ठीक है, अब टॉप 3 अगर हम रैंक की बात करें तो पहले नंबर पे सिंगापुर है विद 195 वीज़ा फ्री कंट्रीज। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकेंड नंबर पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन, जिनका वीज़ा फ्री जो है स्कोर है 192। राइट, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया एंड स्वीडन, और इनकी वीज़ा फ्री स्कोर है 191। फाइन, नाउ कुछ और कंट्रीज देखते हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। पहला नंबर आता है यूएई का। यूएई जो है ये टॉप 10 में यहाँ पे इसने जगह बनाई है। अर्लियर इसकी रैंक 62 थी। ठीक है, एंड ये 185 कंट्रीज को वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। फॉलोड बाय यूक्रेन। यूक्रेन जो है 53rd रैंक पे था पहले, अब इसकी रैंक जो है 30th हो गई है और ये 148 कंट्रीज को वीज़ा फ्री एक्सेस दे रहा है। देन चाइना, जो हमारा पड़ोसी देश भी है, चाइना की 83rd रैंक थी और अभी इसकी रैंक इम्प्रूव हो गई 59 हो गई है, और करंटली इट इज़ प्रोवाइडिंग वीज़ा फ्री एक्सेस टू 85 कंट्रीज। देन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसकी रैंक है आपकी 100 एंड 4th कंसेक्यूटिव ईयर ये इसी पोजीशन पे बना हुआ है और ये 33 कंट्रीज को वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है। साथ में ही यहाँ पे ये अपनी प्लेस शेयर कर रहा है यमन के साथ। नेक्स्ट आता है मालदीव्स। मालदीव की रैंक आपकी कितनी है? इट इज़ 58। जो इंडिया का पड़ोसी देश है मालदीव, इसकी 58th रैंक है और 96 कंट्रीज को वीज़ा फ्री एक्सेस ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब जो ये इंडेक्स था आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये बेसिकली रिलीज किया गया था हेनले एंड पार्टनर्स लंदन यूके along with the International Air Transport Association, that is IATA, Montreal, Canada। ठीक है, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे हेनले एंड पार्टनर्स की। इसके करंट सीईओ हैं डॉक्टर ज्यूरिक स्टेफन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन यूके में और इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, now next is the Center for Development of Telematics, that is CDOT, signed an agreement with which among the following institution for developing cell-free 6G, that is 6th generation of wireless technology access points। तो CDOT ने रिसेंटली अग्रीमेंट जो साइन किया है वो कौन से IITs के साथ या इंस्टीट्यूशंस के साथ किया है? तो इट इज़ IIT रुड़की एंड IIT मंडी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B आर करेक्ट। फाइन, अब जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय, जो सीईओ हैं आपके CDOT के, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर अभय कुमार शाह IIT रुड़की के, एंड को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर आदर्श पटेल IIT मंडी, एंड डॉक्टर पंकज कुमार दलेला जो डायरेक्टर हैं आपके CDOT की। फाइन, अब CDOT की बात करेंगे। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसे 1984 में स्टैब्लिश किया गया था। करंट सीईओ इसके हैं डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। Now next our question है, which among the following statement is are correct with respect to RBI's revised framework for domestic money transfer, that is DMT services by regulated entities। तो पहला आपका पॉइंट है, जो न्यू चेंजेस हैं इन अ डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर फ्रेमवर्क विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st November 2024। As per the new norms, the remitting banks will be required to maintain the records of a name and address of a beneficiaries for cash payout services। Third point says, the new changes have made it mandatory that the every transaction will now be required to validate it through the additional factor of authorization, that is AFA। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विसेज। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो कई चेंजेस हैं आपके वो डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है बैंक्स एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं दे विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर रेमिटर्स यूजिंग दी वेरीफाइड सेल फोन नंबर एंड सेल्फ सर्टिफाइड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट OVD एज पर द KYC डायरेक्शंस जो आपकी 2016 में इशू की गई थी। ठीक है। एज पर द न्यू नॉर्म्स रेमिटिंग बैंक्स और जो आपके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे दे आर नाउ रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू अ कैश डिपॉजिट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है इस फ्रेमवर्क के अंदर टू इनकॉर्पोरेट रेमिटर डिटेल्स इन अ IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है। एंड नेफ्ट National Electronic Fund Transfer transaction messages to specify cash-based remittance transaction with an identifier. And the last point says, जो new norm है, as per the new norm, card-to-card transfer are excluded from the purview of a DMT framework and will continue to be governed by the existing regulations specific to a such instruments. ठीक है। Next question है, name the personality who has been honored with the officers Dans I Order des Arts des Letters, that is officers of orders of arts and letters by the French government to recognize his contribution to the Indo-French Artistic Corporation. इनका नाम है आपका राहब अलाना जिनको ये ऑनर दिया गया है। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये आपके क्यूरेटर एंड पब्लिशर हैं ऑफ अल काजी फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स इन न्यू दिल्ली and currently he is serving as a member of a Arts and Culture Committee Asia Society. Clear है? Next है, which among the following organization won the first prize in a category 1 of a Rajbhasha Gaurav Samman for the year 2023-2024 presented by the Town Official Language Implementation Committee TOLIC to PSUs located in a Visakhapatnam for their outstanding performance in a ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो TOLIC ने यहाँ पे अवार्ड प्रेजेंट किए हैं राजभाषा गौरव सम्मान फॉर द ईयर 2023-2024। इसमें कैटेगरी 1 में फर्स्ट प्राइज आपका लिया है HPCL विशाखा रिफाइनरी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। अब इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे नगर राजभाषा सम्मान अवार्ड भी प्रेजेंट किए थे 2022-2023 के टू द हिंदी ऑफिसर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स ऑफ आवर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे। जो चेयरमैन है TOLIC के एंड ही इज ऑल्सो अ CMD ऑफ अ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जिनका नाम है अतुल भट्ट। ठीक है। इन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किए थे ड्यूरिंग दी 15th TOLIC मीटिंग जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी और इसे होस्ट किया था। ठीक है। मीटिंग एट विशाखापट्टनम जो होस्ट की गई थी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा NTPC द्वारा इसको होस्ट किया गया था। ठीक है। साथ में ही यहाँ पे एक मैगजीन रिलीज की गई थी विशाखा धारा TOLIC हिंदी मैगजीन। क्लियर है? नाउ अब अवार्ड्स की बात करते हैं। तो कैटेगरी 1 में फर्स्ट अवार्ड दिया गया है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विशाखा रिफाइनरी। ठीक है। सेकेंड अवार्ड है आपका NTPC सिम्हाद्री विशाखापट्टनम एंड थर्ड आपका अवार्ड है AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगरी सेकेंड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल इंडिया न्यू दिल्ली फर्स्ट प्राइज HPCL विशाखा रीजनल ऑफिस विशाखापट्टनम सेकेंड प्राइज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ब्रांच ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग ऑफिस थर्ड प्राइज। ठीक है। एंड कंसोलेशन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस। नेक्स्ट है कैटेगरी थर्ड MST लिमिटेड। ठीक है। जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है इन्हें फर्स्ट प्राइज मिला है। देन HPCL लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुंबई महाराष्ट्र सेकेंड प्राइज एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ECGC मुंबई महाराष्ट्र इनको थर्ड प्राइज दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन रिसेंटली इन जुलाई री इलेक्टेड एज अ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फॉर इंडिया। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको री इलेक्ट किया गया है एज अ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया? तो इट इज नीता अंबानी। इन्हें 2016 में जो है पहली बार सेलेक्ट किया गया था और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जिन्होंने IOC को ज्वाइन किया था 2016 में एंड नाउ इनको री इलेक्ट किया गया है फॉर दिस IOC मेंबर। ठीक है। अब इन्हीं के साथ अदर अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे किए गए थे जैसे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे जो 2 अपॉइंट किए गए थे जिनका नाम है मोरोक्कन नवेल एल मोतोबकेल एंड सेकेंड आपके अर्जेंटीना के गेरार्डो वेरथिंग जो है इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है IOC का। देन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो सेलेक्ट किए गए थे जिनका नाम है फिलीपींस से ये है मिकालिया एंड फ्रॉम द चाइना इट इज ली लिंगवई
एंड द लास्ट इज ऑनररी मेंबर्स आईओसी के जो हैं वो भी इलेक्ट किए गए थे, जिनका नाम है ऑस्ट्रेलिया से जॉन कोट्स एंड टर्की से अर्गर एडनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ 55th एंड 56th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो आपको गोवा में होगा। ठीक है, तो आंसर हियर इज, इनका नाम है शेखर कुलभूषण कपूर। क्या नाम है? शेखर कुलभूषण कपूर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड जो आपका 55th एडिशन है, जो ये आपका नवंबर के मंथ में होगा, 20th से 28th ऑफ नवंबर को। ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है जो शेखर कुलभूषण कपूर है, ही हैज सर्व्ड एज अ हेड ऑफ द चेयरपर्सन एंड इंटरनेशनल कंपटीशन ज्यूरी एट द 54th IFFI। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च अ एकोजेन एशियाज फर्स्ट लो कार्बन ग्रीन जिंक। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एकोजेन को लॉन्च किया है? तो आंसर हियर इज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इट इज ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसको आपका लॉन्च किया है, विच इज सर्टिफाइड बाय द ग्लोबल सस्टेनेबल कंसल्टिंग फर्म। ठीक है, थ्रू अ लाइफ साइकिल असेसमेंट। नाउ की पॉइंट्स बात करते हैं एकोजेन की। एकोजेन आपका लो कार्बन जिंक है and has a carbon footprint of less than 1 ton of a carbon equivalent per ton of a zinc produced. Second, it is manufactured using a renewable energy। तो ये चीज़ काफ़ी सही है कि renewable energy से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, एंड इसकी वजह से ही जो कार्बन फुटप्रिंट इसका है वो आपका 75% लोअर है देन द ग्लोबल एवरेज। ठीक है, थर्ड पॉइंट है दिस विल रिजल्ट इन टोटल कार्बन एमिशन रिडक्शन ऑफ 400 kilogram across their value chain by the galvanizing 1 ton of a steel with a एकोजेन। ठीक है, एंड द लास्ट इज जो आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसका गोल है कि ये अचीव करें। ठीक है, इस इनिशिएटिव के साथ इसका गोल है कि अचीव करें नेट जीरो एमिशन बाय 2050। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सेट टू होस्ट द 26 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स इन 2030। तो 2030 में जो आपका पैरा ओलंपिक होगा और ओलंपिक होगा उसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इट इज़ फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की जो फ्रेंच एल्प सिटी है वो इसे होस्ट करेगी 2030 में। क्लियर है? वेरएस 27th जो एडिशन होगा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का, इसे 2034 में होस्ट किया जाएगा बाय द यूएसए की सॉल्ट लेक सिटी इसे होस्ट करेगी। फाइन, और ये डिसीजन लिया गया था जो 142nd IOC सेशन हुआ था आपका पेरिस फ्रांस में, वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था। ओके, Now next question है the Sahitya Academy awardee and renowned Marathi literator Francis D. Barito recently in July passed away. In which year he was honored with the Sahitya Academy Translation Prize for the Marathi translation of Bible the New Testament religious text? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी। 2013 में इस बुक को मराठी में कन्वर्ट करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और जो कन्वर्ट की गई बुक थी इट इज सुबोध बाइबल नया करार। ठीक है, साथ में ही जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इन्होंने लिटरेरी अवार्ड भी इन्हें दिया था 2013 में इनके ट्रांसलेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट इज द CM ऑफ हिमाचल प्रदेश रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट। द बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनकी ये बुक है? ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी है, तो इट इज MK सिंगारी। क्या नाम है इनका? MK सिंगारी, जो 1947 में पाकिस्तान से इंडिया जिन्होंने माइग्रेट किया था। ठीक है, इनकी फैमिली ने माइग्रेट किया था। अब जो ये बुक है ये इन्हीं की स्टोरी पे आधारित है, इनकी लाइफ जर्नी पे आधारित है, फ्रॉम रिफ्यूजी टू अ पायनियरिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, और ये जो बुक है इसे पब्लिश किया गया था नोशन प्रेस द्वारा। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो बुक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश टू मार्क द विक्ट्री ऑफ अ इंडियन आर्मी ओवर अ पाकिस्तान इन अ कारगिल वॉर 1999। तो कारगिल विजय दिवस जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 26 ऑफ जुलाई को, और इस बार हमने इसका 25वां एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन टू बूस्ट साउथ साउथ कॉर्पोरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप किया है UNOSSC के साथ? इट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है या पार्टनरशिप की है UNOSSC के साथ बूस्ट करने के लिए साउथ साउथ कॉर्पोरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जॉइंट एक्टिविटीज करेंगे जैसे जॉइंट वर्कशॉप्स, आउटरीच इवेंट्स, और पब्लिश करेंगे न्यू रिपोर्ट्स को। ठीक है, ये काम यहाँ पे किया जाएगा। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम UNOSSC की, जिसके करंट डायरेक्टर हैं डीमा अल खतीब। हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क USA में है।
IAEA की बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है राफेल मैरियानो ग्रोसी, हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में और 1957 में से स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट है, एज पर द रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ food security and nutrition in the world, that is SOFI 2024, around dash million people faced hunger in 2023, which is equivalent to 1 in 11 people globally. तो जो SOFI रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 733 मिलियन लोग जो हैं दे फेस्ड हंगर इन 2023, ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। अब इस रिपोर्ट का थीम क्या था? फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड ऑल फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ FAO, एग्री फूड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी डिवीजन एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WHO। तो इन सब के साथ मिलके इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि इंडिया जो है इट इज़ होम टू 194.6 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल, जो हाईएस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। किसी भी कंट्री में अगर हम सारी कंट्री से कंपेयर करें तो ये हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। एंड रिपोर्ट मेंशन दैट 13% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सफर्स फ्रॉम अ क्रोनिक अंडर नरिशमेंट। तो ये चीज़ मेंशन की गई थी। इसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं, जैसे सोफी 2024 की जो रिपोर्ट है इसमें हाईलाइट किया गया है ओवर हाफ ऑफ द इंडियंस, दैट इज 55.6%, आर स्टिल अनेबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है दैट द प्रिवलेंस ऑफ अ वास्टिंग। वास्टिंग क्या होता है? जैसे आपकी हाइट अगर 6.6 है और आपका वेट जैसे 40 kg है, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए वो नहीं है, इसे हम वास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? प्रिवलेंस ऑफ वास्टिंग इन अ चिल्ड्रंस अंडर 5 years, ठीक है, 5 साल के बच्चे या उनसे नीचे के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे देखा गया है 18.7% इंडिया में, जो हाईएस्ट है आपका साउथ एशियन रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द प्रिवलेंस ऑफ अ लो बर्थ वेट, तो बर्थ के टाइम पे जो वेट कम होता है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, ये नोटिस किया गया है यहाँ पे 27.4%, जो अगेन वर्ल्ड में हाईएस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओवर हाफ ऑफ द इंडियन विमेंस, ठीक है, इंडियन विमेंस जो है इनको एनीमिक है। एनीमिक मीन्स कि एनीमिया जो आपके एनीमिया के से सफ़र हो रहे हैं लोग, ठीक है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। और अगेन ये आंकड़ा भी आपका हाईएस्ट है साउथ एशिया में एंड वर्ल्ड में भी, ओके। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द कॉमोरेटिव स्टैम्प इन ऑनर ऑफ अ इंडियन प्लेबैक सिंगर मुकेश चंद माथुर ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑन 22 जुलाई 2024। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने एक कॉमोरेटिव स्टैम्प यहाँ पे मुकेश चंद माथुर जी के ऑनर में इनके जो 100th बर्थ एनिवर्सरी थी उस पर रिलीज किया था, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसी के साथ इंडिया पोस्ट ने भी यहाँ पे कॉमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प रिलीज किया है, जिसका यहाँ पे डिनोमिनेशन है ₹30 ऑन 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी सिंगर मुकेश चंद माथुर। क्लियर है? अब मुकेश जी की अगर हम बात करें, ये आपके वेल नोन प्लेबैक सिंगर हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, ठीक है। एंड इनको जो है 4 फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया है, 1959 में, 1970 में, 1972 एंड 1976 में। तो 4 टाइम इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। साथ में 1974 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर इन्हें दिया गया था रजनीगंधा मूवी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द पोर्टल दैट वाज रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर HD कुमारस्वामी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, फॉर प्रोवाइडिंग एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट स्टील इंपोर्ट। तो इनमें से कौन सा पोर्टल है जो रिसेंटली HD कुमारस्वामी जी ने लॉन्च किया है? तो इट वॉज लॉन्च बाय दी इट इज़ सिम्स 2.0 पोर्टल। इस पोर्टल का नाम है सिम्स 2.0 विच इज स्टील इम्पोर्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे सेकेंड वॉल्यूम रिलीज किया था सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर आयरन एंड स्टील सेक्टर का, तो ये दोनों ही चीज़ यहाँ पे की गई थी। साथ में सिम्स पोर्टल की अगर हम बात करें तो इसे डेवलप किया गया है फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS एंड MSTC लिमिटेड। इन तीनों के कोलैबोरेशन से, कंट्रीब्यूशन से इसको डेवलप किया गया है। साथ में ही अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जो बन सकता है
कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, तो टॉप पे आपका नाम आता है चाइना का एंड इट इज फॉलोड बाय द इंडिया। क्लियर है? Now next question here. Recently in July, the RBI has released a prompt corrective action framework (PCA) framework for Urban Cooperative Bank. It will become effective. It will come in effect from 1st April 2025. तो एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि कब से इफेक्ट में आएगा, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने बनाया है which categories of UCBs are covered under this PCA framework. तो इसमें कौन सी कैटेगरीज आपकी इंक्लूड की गई हैं? टोटल आपकी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 इस टाइप की कैटेगरीज होती हैं। इस बार जो ये जिस पे एप्लीकेबल ये होगा ये है टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। अभी टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 पे ये लागू होगा, ठीक है। इसके बारे में अभी देखेंगे। जो पीसीए फ्रेमवर्क है आपका, ये रिप्लेस करेगा सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को, ठीक है। एंड जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के अंडर इम्पोज की गई थी लिमिट कैपिटल एक्सपेंडिचर रेस्ट्रिक्शन की, ये भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दी गई है पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। PCA framework eliminates the limit of rupees 25,000 on capital expenditure restriction that was imposed under the SAF. Clear है? The provision of a new PCA framework will be applicable to all UCBs, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 categories with exceptions of those under the all-inclusive directions. ठीक है? Next point पढ़ लो। इसमें क्या बोला है कि जो Tier 1 UCBs है, it will not covered by the new framework but will continue to be monitored under the current supervisory framework. इसी वजह से क्वेश्चन का आंसर टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 है। क्लियर है? नाउ अदर कंडीशंस जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है 3 रिस्क थ्रेशोल्ड्स फॉर इन्वोकिंग पीसीए फ्रेमवर्क फॉर ब्रीच ऑफ CRAR बिलो द रेगुलेटरी मिनिमम अप टू 250 basis point, more than 250 basis point, but not exceeding the 400 basis point. एंड नेक्स्ट आपकी है थर्ड वाली मोर देन 400 बेसिस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एज पर द पीसीए फ्रेमवर्क यूसीबीज फ्रॉम ऑल टायर्स except UCB of a tier 1 which are registering 2.5% to 4% lower CRAR than the minimum requirement of 9% will be placed under the PCA, ठीक है। RBI has allowed Tier 2 and Tier 4 UCBs to achieve the regulatory minimum CRAR of a 12% by 31st March 2026, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है RBI ने प्रिस्क्राइब किया है UCBs को with a more than 6% to 12% of a net non-performing asset, that is NNPA ratio, will be placed under the PCA framework. And last is in case of a profitability, UCBs which have been registered net loss for 2 consecutive years will be placed under this PCA framework. Clear है? Now next आपको क्वेश्चन है which company recently in July obtained a direct broking license from IRDAI to offer comprehensive business insurance solution. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे बेसिकली IRDAI ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोवर्जी। इस कंपनी का नाम है कोवर्जी, जिसकी शुरुआत आपकी 2023 में की गई थी बाय द अंकित कमारा। फाइन। अब जो ये कंपनी है इट इज रन बाय दी BizCover टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म है। क्लियर है? अब साथ में ही आपको एक और चीज नोट करनी है जिसपे बेस क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस होते हैं उसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है, ठीक है। अगर डायरेक्ट ब्रोकर है तो 75 लाख की होती है, री इंश्योरेंस ब्रोकर ₹4 करोड़ एंड कंपोजिट ब्रोकर जो है उनके लिए 5 करोड़ तक का यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है रिसेंटली इन जुलाई द आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कॉर्पोरेटिव बैंक और बैंक्स फॉर द इनएबिलिटी टू पे द करंट डिपॉजिटर्स इन फुल। तो इनमें से कौन सा कॉर्पोरेटिव बैंक है जिसका लाइसेंस इन मंथ ऑफ जुलाई कैंसिल किया गया है? तो इट इज कॉर्पोरेटिव बैंक ऑफ आसाम, ठीक है। इसका नाम है आपका महाभैरव कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक फ्रॉम तेजपुर आसाम, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसका रीजन बहुत सारे हैं। आपका एक रीजन है इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट, दूसरा है कि ये कंप्लायंस नहीं करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के साथ, ठीक है। ऐसे ही बाकी यहाँ पे मैंने रीजन मेंशन किए हुए हैं जिसकी वजह से इस कॉर्पोरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ। फाइन। नाउ नेक्स्ट है रिसेंटली इन जुलाई EQT प्राइवेट कैपिटल एशिया, जो आपकी एक स्वीडिश फर्म है, इन्होंने अपने एंटायर स्टेक सोल्ड कर दिए हैं जो 7.89% थे,
ठीक है, जिसकी आपकी वर्थ है 1091.15 करोड़ इन विच इंडियन बैंक। तो कौन से बैंक में इनके जो है स्टेक्स थे जो उन्होंने सोल्ड कर दिए हैं, तो इट इज योर आरबीएल बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? आरबीएल बैंक है, जिसके करंट एमडी एंड सीईओ है आर सुब्रमण्य कुमार। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट्स टैगलाइन इज अपनों का बैंक। फाइन। Next is the team of astronomer including IIT Kanpur assistant professor Prashant Pathak has discovered a new giant exoplanet named Dash। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमर्स की टीम थी, इन्होंने एक एक्सोप्लैनेट, जाइंट एक्सोप्लैनेट जो है वो डिस्कवर किया है, जिसका नाम है एप्सिलॉन। ठीक है, क्या नाम है इसका? एप्सिलॉन इंडी एबी। फाइन। ये एक जाइंट प्लैनेट है जो ऑर्बिट कर रहा है, जैसे सन हमारा एक स्टार है जिसके अराउंड अर्थ और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट करते हैं, राइट। ऐसे ही ये जो जाइंट प्लैनेट है ये भी एक सन की तरह सिमिलर स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, और इसे डिस्कवर किया गया है यूजिंग द डायरेक्ट इमेजिंग बाय जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, MIRI जो इंस्ट्रूमेंट है आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का, उससे इसको जो है फाइंड आउट किया गया है, डिस्कवर किया गया है। अब एप्सिलॉन इंडी एबी की बात करेंगे तो ये आपका सुपर जुपिटर, इसको क्लासिफाई किया गया है एज अ सुपर जुपिटर क्योंकि इसका जो साइज है ये जुपिटर से भी 6 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, और अगर इसकी दूरी की बात करें तो अर्थ से इसकी दूरी है 12 लाइट ईयर्स और ये काफ़ी कोल्ड आपका प्लैनेट है, जिसका टेम्परेचर आपका लगभग -1 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया जा रहा है। ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है इसका जो डिस्टेंस है, जैसे अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका 28 टाइम्स डिस्टेंस इसके जो स्टार है जिसके अराउंड ये ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये सन है, सन और अर्थ है, ये इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसका 28 टाइम्स जो डिस्टेंस है वो इसके स्टार और इस एक्सपो प्लैनेट के बीच में है। ठीक है, ये क्लियर है। साथ में ही यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हाई मेटल कंटेंट इस प्लैनेट पे है और जैसे आपका कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो अर्थ पे है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट यहाँ पे इस रेशियो को ये जो रेशियो है वो हमें देखने को मिल रहा है एप्सिलॉन इंडी एबी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सेलिब्रेटेड इट्स 86 फाउंडेशन डे ऑन डैश। तो 27 जुलाई 2024 को हमने ऑब्जर्व किया था 86 फाउंडेशन डे CRPF का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। ठीक है, अब इसकी शुरुआत जो है की गई थी आपके 1939 में, 27 जुलाई 1939 में इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था मध्य प्रदेश में एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, अगर स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो CRPF के करंट डायरेक्टर जनरल हैं अनीश दयाल सिंह। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है CRPF का न्यू दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट है विच स्टेट हैज लॉन्च अ स्कीम गोयम विनामूल्य विज वेजान टू बूस्ट solar rooftop installation and empower residential households to generate their own electricity in the state। तो इस स्कीम को लॉन्च किया है गोवा ने। ठीक है, गोवा स्टेट ने इसे लॉन्च किया है। अब जो ये स्कीम है ये जॉइंट सेंट्रल एंड स्टेट फंडेड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट फंडेड स्कीम ये रहेगी जिसमें आउटले दिया गया है आपका 75,021 करोड़ का। क्लियर है। अब यहाँ पे जो दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करने हैं, जैसे जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन है रूफटॉप सोलर यूनिट की, अगर अप टू 5 किलोवाट होती है तो ये कौन फंड करेगा? गवर्नमेंट फंड करेगी। और इसमें एक और कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है कि वही यूजर यहाँ पे एलिजिबल हैं जिनका पावर कंजप्शन 400 यूनिट्स है या लेस है पर मंथ फॉर अ ईयर आर एलिजिबल। ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग जिनका जो पावर कंजप्शन है वो 400 यूनिट्स है या उससे लेस है पर मंथ पूरे साल भर के लिए, तो वही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है GEDA, इट विल कवर द रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ अ रूफटॉप इंस्टॉलेशन विद द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹35 करोड़ एंड सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट। ठीक है, now next question है name the personality who recently in July took over as a chair of a Asian Disaster Preparedness Center, that is ADPC from China for a year of 2024-2025। तो इससे पहले देखो ADPC जो है, ADPC की चेयरमैनशिप अब इंडिया के पास है। ठीक है, पहले ये चाइना के पास थी, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री से चेयरमैनशिप ली है। ठीक है, अब यहाँ पे चेयर बने कौन है? ठीक है, चेयर बने हैं आपके राजेंद्र सिंह। क्या नाम है इनका? राजेंद्र सिंह नाम है। एंड साथ में ही इंडिया जो है वो इंडिया ने चेयर किया है 5th बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, दैट इज BOT मीटिंग
ADPC की, जो आपकी बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। फाइन। ADPC की शुरुआत 1986 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका बैंकॉक थाईलैंड में है। एंड इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया और 8 नेबरिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश हो गया, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड। ओके। Now next question है, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways has approved India's first integrated agri-export facility project at Dash Port। तो कौन से पोर्ट पे ये अप्रूव की गई है? तो इट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में जो आपका पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वहां पे इसे अप्रूवल दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम डोमेस्टिक एग्रीकल्चर कमोडिटी बेस्ड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, और ये अप्रूव की गई है JNPA इन मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ये ऑल इन वन एग्रीकल्चर फैसिलिटी है जिसके लिए आपका आउटले है 284.19 करोड़ का। एंड ये इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी है जो बूस्ट करेगी इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैपेबिलिटीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रीनेम दी दरबार हॉल एट राष्ट्रपति भवन एज डैश। तो दरबार हॉल का नया नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। क्या नाम रखा गया है? गणतंत्र मंडप। और इसी के साथ यहाँ पे एक और रीनेमिंग की गई है अशोक हॉल की। ठीक है, जिसका नाम रखा गया है अशोक मंडप। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है ड्यूरेशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 का टिल डैश विद एन एनहांसमेंट आउटले ऑफ ₹778 करोड़। तो EMPS स्कीम जो आपकी है, ठीक है, इसको 2 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। पहले इसे लॉन्च किया गया था, इन मंथ ऑफ मार्च लॉन्च किया गया था, और इसकी स्टार्टिंग आपकी 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक रखी गई थी। मतलब ये इनिशियल टेन्योर इसका था 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का। अब इसे 2 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2024 तक इसका जो है ड्यूरेशन रहेगा, और आउटले भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इस स्कीम को जब लॉन्च किया गया था, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक लॉन्च किया गया था, और इनिशियल आउटले जो था आपका वो 500 करोड़ का था। ठीक है, और इसका मेन एम क्या था? प्रमोट करना ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट्स ग्रीन पॉलिसी इन इंडिया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आपका है, जो स्कीम है, इस स्कीम ने सेट किया है टारगेट सपोर्ट करेगा टू सपोर्ट 5,60,789 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें से आपके इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स जो आपके होंगे ये 60,709 है, एंड 2 व्हीलर्स जो होंगे 580 जो है इसका यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है, डेटा दिया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जो इंसेंटिव्स है, द इंसेंटिव्स विल बी ग्रांटेड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जहाँ पे एडवांस बैटरीज यूज की गई हैं इन ऑर्डर टू एडवांस द टेक्नोलॉजी, टू एनहांस द एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे स्टेबल की। ठीक है, पहला आपका जो यहाँ पे कॉलम है ये किसका है? सब्सिडीज और डिमांड इंसेंटिव। किसके लिए? इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, जिसमें आपके रजिस्टर्ड ई रिक्शाज होंगे, ई कार्ड्स होंगे, एंड L5 व्हीकल्स जिसमें होंगे। इसके लिए फंड आपका दिया गया है 769.65 करोड़ का। वेयरएज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम जो है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन IEC दैट इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज आपकी रहेंगी, एंड फी फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी ये इसमें से रहेगी 8.35 करोड़ की। ठीक है, टोटल आउटले जो आपका था 778.00 करोड़ का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव of Ministry of Information and Broadcasting inaugurated the India's 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM, और ये इनॉग्रेट किया गया है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इन आइजवाल मिजोरम। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से नंबर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है आइजवाल मिजोरम में। ठीक है, तो 500 आंसर हो जाएगा। साथ में यहाँ पे जो आपका इवेंट था, जो उसमें 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स जो हैं वो उनके विनर्स भी यहाँ पे इन्होंने जो है अनाउंस किए थे। 4 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है आपका। पहली कैटेगरी है थीमेटिक अवार्ड, जिसमें पहला प्राइज है रेडियो मयूर डिस्ट्रिक्ट सरन बिहार। ठीक है, सेकंड है रेडियो कोची केरला, एंड थर्ड प्राइज है हेलो दून देहरादून उत्तराखंड। फाइन। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रमोटिंग लोकल कल्चरल अवार्ड, इसमें पहला प्राइज दिया गया है रेडियो ब्रह्मपुत्रा फ्रॉम असम, सेकेंड प्राइज है रेडियो कोटागिरी फ्रॉम तमिलनाडु, एंड थर्ड प्राइज है रेडियो एक्टिव भागलपुर बिहार। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट अवार्ड, इसमें पहला प्राइज है येरलवनी
संगली फ्रॉम महाराष्ट्र, सेकेंड है व्यायलंगा बनोली फ्रॉम मदुराई तमिलनाडु, एंड थर्ड इज सलाम नमस्ते नोएडा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी मॉडल, इसमें पहला प्राइज है रेडियो बेंजीगर कोलम केरला, सेकेंड है रेडियो नमस्कार कोंकण उड़ीसा, एंड थर्ड प्राइज आपका है रेडियो अंतारवनी गुलबर्गा कर्नाटका। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।